इंदौर संभाग की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी, मैं आपके संभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर संध्या व्यास आपसे आईमैम प्रोग्राम के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम, सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो अभी चल रहा है वो आईमैम प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट मैलनरिश्ड चिल्ड्रन। हम इस प्रोग्राम को पहले सी सैम के नाम से जानते थे और सी सैम प्रोग्राम में हम सैम बच्चों के प्रबंधन के बारे में बात करते थे और आईमैम प्रोग्राम में अब हम मैम बच्चों यानी मॉडरेट एक्यूट मैलनरिश्ड चिल्ड्रन के बारे में भी बात करेंगे और सीवियर एक्यूट मैलनरिश्ड चिल्ड्रन के बारे में भी काम करेंगे। तो ये आईमैम प्रोग्राम हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है अभी इस समय का, और इस प्रोग्राम में क्या काम करना है आप सभी जानते हैं। उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए कुछ बातें मैं आपसे करूंगी और सिलसिलेवार शायद कई, क्योंकि एक बहुत सारे बड़े बड़े वीडियो हम व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाएंगे, तो सिलसिलेवार मैं बहुत सारे वीडियो अभी आपको भेज रही हूँ मेरे, वो आप देखिए। तो उसमें मैं आपको इस आईमैम प्रोग्राम के बारे में बात करूंगी। आईमैम प्रोग्राम के तहत हमें जितने भी हमारी आंगनवाड़ी में सैम बच्चे हैं और मैम बच्चे हैं, उन सभी को हमें आईमैम प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड करना है। तो सैम बच्चे और मैम बच्चे ये हम कैसे नापते हैं, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऊंचाई और लंबाई के हिसाब से जिन बच्चों का वजन कम होता है वो सैम और मैम होते हैं। और वो हम जब ऊंचाई और लंबाई नापते हैं और उनका वजन देखते हैं और वजन नापते हैं, और वजन के साथ में हमारे पास जो चार्ट है, रेडी रेकनर है, उसमें हम देखते हैं जो लाल वाले निशान में आ रहे हैं वो हमारे सैम बच्चे हैं और जो पीले वाले निशान में आ रहे हैं वो हमारे मैम बच्चे हैं। तो सैम और मैम बच्चों को एक तो हम इस तरीके से जो हमारे सैम और मैम कैटेगरी में आते हैं उनको छांट लेते हैं। एक हम देखते हैं बच्चों का बायलैटरल ओडेमा। अगर वो बच्चे इस दृष्टि से सैम में नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि उनके दोनों पांवों में सूजन है, सूजन देखने का तरीका ये है कि हम बच्चों के पंजे में आगे की ओर जहां उंगलियां हैं उसके पास, वहां जो अगर सूजन है हमें दिखती है तो हम उसमें उंगलियों से दबाते हैं और 10 सेकंड तक दबाने के बाद जब हम छोड़ देते हैं और उसके बाद गड्ढा पड़ा रहता है तो इसको पैरों में सूजन कहते हैं, बायलैटरल ओडेमा कहते हैं। तो ये बायलैटरल ओडेमा अगर किसी बच्चे में है तो वो भले ही लाल कैटेगरी में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बच्चा सैम है। तो सैम बच्चे हम नापेंगे एक तो हमारा जो लाल वाली कैटेगरी में आ रहा है ऊंचाई और लंबाई के आधार पर, वजन के आधार पर, और दूसरा जिस बच्चे में बायलैटरल ओडेमा है तो भले ही वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो ये दोनों बच्चे हमारे सैम बच्चे हैं। और मैम बच्चे भी हम जानते हैं जो पीले में आते हैं ऊंचाई लंबाई के अनुसार। तो जो सैम और मैम बच्चे हैं उन बच्चों का हम आईमैम प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन करेंगे, और ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। अब हमने सैम और मैम बच्चों को हमारे आईमैम प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड कर लिया। इसके बाद में हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा बच्चा एनआरसी में जाएगा और कौन सा बच्चे का हम समुदाय में या परिवार में प्रबंधन करेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम पहले सारे बच्चों को जो सैम बच्चे थे उनको एनआरसी में भेजते थे, तो अब ये क्यों है कि हम कुछ बच्चों का परिवार या समुदाय में प्रबंधन करेंगे। इसका कारण ये है कि ये पाया गया है कि सारे जो सैम बच्चे हैं उनको एनआरसी में भेजने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बच्चों का प्रबंधन हम समुदाय या परिवार में कर सकते हैं, कुछ क्या बल्कि ज्यादा बच्चों का। जो जितने सैम बच्चे होते हैं उसमें से 10 से 15% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एनआरसी में भेजने की जरूरत होती है, और बाकी का हम परिवार या समुदाय में प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन जिनका हम परिवार या समुदाय में प्रबंधन करेंगे वो बच्चे कौन से हैं, एनआरसी में जो हम बच्चे भेजेंगे वो बच्चे कौन से हैं, ये देखने के लिए जब हमारा VHSND डे होता है, हमारे ANM वहाँ मौजूद होती हैं, तो उनके साथ में हमें ये गतिविधि करनी है। और इस गतिविधि में हमें पहले ये देखना है कि किस बच्चे की हमें भूख की जांच करनी है बच्चे की, और देखना है कि कौन से बच्चे की भूख
है और किस बच्चे की भूख कम हो गई या मर गई है। तो ये सारी गतिविधि कैसे करेंगे, ये हम चलो बंद कर। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से बच्चे एनआरसी में जाएंगे और कौन से बच्चे का परिवार प्रबंधन होगा या हम समुदाय में और हमारे आंगनवाड़ी के स्तर पर उसकी देखभाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें बच्चे की भूख की जांच करनी है, देखना है कि कौन से बच्चे की भूख मर गई है और किस बच्चे की भूख ठीक है। भूख की जांच करने के लिए जो हमारा THR का हलवा होता है, वो हलवे का हम अच्छे से पोषण आहार बनाएंगे, पकाएंगे उसको, और फिर बच्चे की माँ को पहले से कह के रखेंगे कि 2 घंटे पहले से बच्चे को कुछ खिलाना नहीं है, ताकि हम सही ढंग से भूख की जांच कर सके। उसके बाद में हम बच्चे को, माँ को एकांत में आंगनवाड़ी में बिठाएंगे और माँ से कहेंगे कि तुम बच्चे को ये पोषण आहार खिलाओ, और फिर हम उसका अवलोकन करेंगे कि वो बच्चा उत्साह से खा रहा है कि नहीं उस खाने को, या खाने में आनाकानी कर रहा है, उत्साह नहीं है, उसको भूख नहीं है। ये देखने के लिए हम उसको करीब 1 घंटे का टाइम देंगे और 1 घंटे में हम देखेंगे कि वो बच्चा खाना खाने में कितनी रुचि दिखा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि 2 घंटे पहले से बच्चे को कुछ नहीं खाना है और बच्चे को और माँ को शांति के वातावरण में खिलाने के लिए THR का हलवा देना है, और 1 घंटे तक हमें ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। और जिस बच्चे की भूख की जांच में पास हो जाता है वो बच्चा तो परिवार प्रबंधन के लिए रहेगा, लेकिन जो बच्चा खाने में आनाकानी करता है, उदासीनता दिखाता है, उस बच्चे की भूख नहीं है ये माना जाएगा और उस बच्चे को हमें NRC रेफर करना है। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। और दूसरा, उस दिन ANM मौजूद रहेगी VHSND डे के दिन, तो हम उन बच्चों की हीमोग्लोबिन जांच भी कराएंगे। तो जिन बच्चों का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर DL से कम है, 7 ग्राम पर DL, 7 जो हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना, उससे कम जिन बच्चों का हीमोग्लोबिन है या 7 है, वो बच्चे भी बहुत एनीमिक है, तो वो बच्चे भी NRC जाने के लिए रेफर किए जाएंगे। तो एक तो ये 2 तरह के बच्चे हो गए। तीसरे, वो बच्चे जिनको चिकित्सकीय जटिलता है, वो बच्चे भी NRC के लिए रेफर किए जाएंगे। चिकित्सकीय जटिलता ANM देखेगी, लेकिन हमें भी इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि चिकित्सकीय जटिलता क्या होती है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। चिकित्सकीय जटिलता में हम देखेंगे तो सांस तेज चलना। सांस तेज चलने के लिए अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग मापदंड है, अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर 0 से, अच्छा हाँ, ये प्रोग्राम में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये प्रोग्राम हमारा चूंकि उम्र की बात आई इसलिए मैं आपको ये बात यही क्लियर कर देती हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा 6 महीने से 5 साल के बच्चे तक के लिए है। और 6 महीने से छोटे बच्चे के लिए क्या करेंगे, तो 6 महीने से छोटे बच्चा अगर 28 दिन तक का बच्चा है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, बच्चे की परेशानी है, कमजोरी है, तो उसको हम SNCU में ले जाएंगे। और 28 दिन से 6 महीने का बच्चा है और अगर वो स्तनपान नहीं कर रहा है और उसकी जो मांसपेशियां में काफी गिरावट है, तो वो बच्चे को हम NRC में ले जाएंगे। लेकिन जो CSAM IMAM प्रोग्राम है अपना, और SAM और MAM बच्चों के लिए, इसमें हम वही बच्चे रखेंगे, SAM और MAM बच्चे जो 6 महीने से 5 वर्ष तक की उम्र के हैं। तो अब हम बात कर रहे थे चिकित्सकीय जटिलता पर। चूंकि ये वीडियो इस चीज में कंप्लीट हो गया है, इसलिए मैं चिकित्सकीय जटिलता अब आपको अगले बार बताती हूँ, अगले वीडियो में। अब चिकित्सकीय जटिलता जो बच्चों में है, देखिए NRC में भेजने के लिए एक तो हमने देख लिया जिसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम पर DL से कम हो और जिस बच्चे की भूख की जांच में जो बच्चा फेल हो। दूसरा जो चिकित्सकीय जटिलता देखनी है वो है सांस का तेज चलना। अगर 0 से 2 महीने का बच्चा है तो उसके 60 जो सांस है पर मिनट से अगर अधिक है तो उसकी सांस तेज चल रही है। 2 महीने से 12 महीने का बच्चा है और उसकी 50 पर मिनट से सांस ज्यादा है तो उसकी सांस तेज चल रही है। और 1 साल से 5 साल का बच्चा है और उसकी 40 से ज्यादा सांस पर मिनट चल रही है तो उसकी सांस तेज चल रही है। तो इस तरह के बच्चे को कहते हैं सांस का तेज चलना। सांस लेने में कठिनाई होना, छाती अंदर की तरफ धंसना, नथुने फूलना, बच्चे का खाना नहीं खाना, सुस्ती, बेहोशी, हाथ पैर का ठंडा पड़ना और कैपिलरी रिफिल टाइम
ज़्यादा होना। कैपिलरी रिफिल टाइम ये होता है कि अगर हम दबाते हैं और अगर खून जो वापस आता है दबाने के बाद में, वो वापस आने में 3 सेकंड से ज़्यादा का समय लेता है। अगर हम दबाते हैं हमारा खून जल्दी से वापस आ जाता है, लेकिन अगर बच्चे का हमने दबाया और 3 सेकंड से अधिक समय लिया तो उसको कैपिलरी रिफिल टाइम ज़्यादा होना कहते हैं। दौरे पड़ना, बच्चे को तेज बुखार होना, तेज बुखार हम उसको कहेंगे जब 102 डिग्री से ज़्यादा बुखार हो तो उसको हम कहेंगे तेज बुखार। लगातार उल्टी होना, शरीर का तापमान कम होना, शरीर का तापमान हम तब कम कहेंगे जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम। जो हम टेम्परेचर थर्मामीटर में नापते हैं वो अक्सर हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। तो अगर 102 डिग्री से अधिक है तो तेज बुखार कहेंगे, और 95 डिग्री या उससे कम है तो बच्चा बहुत ठंडा पड़ रहा है, उसके शरीर का तापमान कम है, उसको हाइपोथर्मिया है, तो उस बच्चे को भी हमें एनआरसी रेफर करना होगा। अगर दस्त लगे हुए हैं, 24 घंटे में 3 या 3 से अधिक दस्त हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे बच्चे को दस्त लगे हुए हैं। गंभीर निर्जलीकरण है, बच्चे में पानी की कमी है, जो पानी की कमी देखने के लक्षण है वो एएनएम उसको देखेगी। अगर एनीमिया मैंने आपको बता ही दिया 7 ग्राम पर डीएल से। आंखों के संबंधी अगर बच्चे को रतौंधी है, उसमें अल्सर है आंखों में, बीटॉट स्पॉट है, तो वो भी बच्चा एनआरसी में रेफर होगा। अक्सर हम देखते हैं कुपोषित बच्चे के शरीर पे फोड़े फुंसी घाव टाइप से हो जाते हैं, जो त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। वो इस तरह की छाले, मवाद युक्त छाले अगर इस तरह के हैं तो वो बच्चा निश्चित रूप से उसको हमको एनआरसी भेजना है। तो ये तो हो गए जटिलता, चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चे जो एएनएम देखेगी और बताएगी कि एनआरसी भेजना है। हीमोग्लोबिन जिसका कम है एएनएम बता देगी, वो हमें एनआरसी भेजना है। भूख की जांच जो बच्चा फेल है उसको एनआरसी भेजना है। और जब हम कार्यक्रम चलाएंगे और कार्यक्रम चलाने के बाद में 3 हफ्ते तक अगर किसी बच्चे का वजन स्थिर रहता है या 2 हफ्ते तक लगातार गिरता है तो वो बच्चे भी एनआरसी जाएंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत अगर उस दौरान किसी बच्चे कोई बच्चा बीमार हो जाता है या इस तरह की चिकित्सकीय जटिलता पैदा हो जाती है चलाने के बाद भी परिवार प्रबंधन में ही, तो भी उसको फिर हम एनआरसी भेजेंगे। तो अब आशा है कि आपको ये क्लियर होगा कि एनआरसी हम किन किन बच्चों को भेजेंगे। अगला चीज मैं अगले में बताती हूँ। पिछले वीडियो में हमने ये बताया है कि कौन कौन से बच्चे एनआरसी जाएंगे, लेकिन एक बात और हम आपको बताएं कि एनआरसी में जो बच्चे हैं जब उनका वजन बढ़ जाता है या वो निर्धारित क्राइटेरिया को एनआरसी के प्राप्त कर लेते हैं तब उनको एनआरसी से डिस्चार्ज किया जाता है। तो जो बच्चे सेम बच्चे एनआरसी से डिस्चार्ज होके आ रहे हैं वो आईएमएम प्रोग्राम में आपके पास जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। उनको वहां से निकल के आते हैं तो उनको आईएमएम प्रोग्राम के तहत हमें कंटिन्यू उनकी देखभाल करते रहना है। वो बच्चे अगर मैम में आ गए हैं तो मैम कैटेगरी के बच्चों की जैसे देखभाल करते हैं, और सैम में ही हैं तो उनको सैम बच्चों की जैसे देखभाल करते हैं। जो हमारे 5 दिन की दवाइयाँ देना है, वो 5 दिन की दवाई के अलावा जो भी हमारी देखभाल है वो एनआरसी से निकल के आए बच्चों की भी उसी प्रकार से चलती रहेगी। अब अगला वीडियो में हम ये करेंगे बात कि जो बच्चे हम आईएमएम प्रोग्राम के तहत दर्ज किया है हमने, वो जो उनमें जो सैम बच्चे हैं उन्हें हम उनकी हमें कैसे देखभाल करनी है इस पर हम बात करेंगे, कैसे हमें प्रबंधन करना है और सैम बच्चों की देखभाल क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। जिन सैम बच्चों को हमने आईएमएम प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड किया है उन बच्चों को हम किस तरीके से देखभाल करेंगे। पहले दिन हम एएनएम की उपस्थिति में उसको बच्चे को और माँ को हम समझाएंगे और दवाई देना शुरू करेंगे। मुख्य हमें ये याद रखना है कि बच्चे को दवाई कैसे देनी है और माँ को भी हमें इस चीज़ को समझाना है। तो ये दवाई की डोज हमें ज़रूर हमारे पास में आंगनवाड़ी पर चार्ट लगा हुआ होना चाहिए, उस पर हमें देखनी है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो देखिए जो हम दवाई देंगे तो कुछ दवाई है जो हमें केवल एक बार देनी है। वो दवाई है एल्बेंडाजोल, वो दवाई है विटामिन ए, और वो दवाई है आपकी फॉलिक एसिड। ठीक है ना, आयरन फॉलिक एसिड हम देंगे बाद में, लेकिन ये जो सिर्फ एक बार देनी है वो याद रखो, सिर्फ एक बार हमें 3 दवाई देनी है। एक तो हमें देनी है एल्बेंडाजोल, दूसरी हमें देनी है विटामिन ए, और तीसरी हमें देनी है फॉलिक एसिड। ठीक है, तो जब हम अब आपको हम ये एल्बेंडाजोल आप जानते हैं कि पेट के जो कृमि हैं
उनका नाश होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की ग्रोथ करना है, बच्चे का वजन बढ़ना है, तो पेट के कीड़े मरने चाहिए। तो एल्बेंडाजोल की डोज आपको पता है कि आपके 1 साल से 2 साल के बच्चे को हम जो गोली 400 mg की गोली होती है तो उसकी आधी यानी 200 mg की गोली देते हैं। यानी एक गोली अपनी 400 mg की आती है आंगनवाड़ी पे, तो उसको हम 1 साल से 2 साल के बच्चे को आधी गोली देंगे। उस आधी गोली को पीस कर हम पानी के साथ बच्चे को देंगे। पीस कर इसलिए देना है कि ऐसे बच्चे को अटक भी सकती है और कई बार ऐसे तो गोली यूं की यूं भी निकल जाती है, तो उसको पीस के देना है। बड़े बच्चे को भी चबाने के लिए देना है या पीस के लिए देना है। तो जो 2 साल से 5 साल का बच्चा है उसको 400 mg की एक पूरी गोली देनी है। तो ये तो हुआ एल्बेंडाजोल, जो हमें कार्यक्रम में सिर्फ एक बार पहले दिन देनी है। विटामिन ए भी हमें जैसे हम बच्चे को देते हैं उसमें निशान बना रहता है अपने पास। 9 महीने से 12 महीने के बच्चे के लिए आधी चम्मच वाला, और वो पूरी चम्मच वाला जो निशान बना रहता है 12 महीने से 5 साल तक के बच्चे के लिए 1 ml और 2 ml। तो वो जो आपका विटामिन ए है वो भी आपको बच्चे को देना है। उससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और बच्चा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। किंतु आपको ये याद रखना है कि आपका प्रोग्राम शुरू करने के 1 महीने पहले अगर बच्चे को विटामिन ए मिला हुआ हो, तो एक महीने से कम अवधि में विटामिन ए मिला हुआ हो तो उसको आप फिर से विटामिन ए ना दें। ठीक है, तो पहली एक बार गोली देनी है एल्बेंडाजोल, एक बार देना है विटामिन ए, और एक बार आपको देना है 5 mg की फॉलिक एसिड की गोली। अब फॉलिक एसिड बहुत महत्वपूर्ण होता है। फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है जो कि हमारे शरीर के जो DNA है वगैरह उनको बनाने का काम करता है। तो ये जो फॉलिक एसिड है, आयरन का जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये भी स्वस्थ लाल रक्त कणिकाएं बनाता है। तो ये बहुत जरूरी फॉलिक एसिड होता है, तो इसको देना जरूरी है। आप ये समझिए कि इनमें से कोई भी गोली आप चूक करते हैं तो बच्चे का नुकसान होगा। इस चीज को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है कि एक गोली उपलब्ध हुई तो ठीक है, एक नहीं हुई तो ठीक है। हमें कोशिश ये करनी है कि सारी गोली की उपलब्धता हो ताकि सही प्रोटोकॉल उस बच्चे को मिल सके। तो ये एक दिन सिर्फ एक बार देने वाली दवाई हुई, और अगले वीडियो में मैं आपको अगली दवाइयों के बारे में बताती हूँ। सेम बच्चों को जो हमें IMAM प्रोग्राम के तहत दवाइयाँ देनी है उसमें एक बार दवाई देनी है। उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक बार हमें एल्बेंडाजोल और विटामिन ए और फॉलिक एसिड देनी। अब हमें 5 दिन तक जो दवाई देनी है वो बहुत महत्वपूर्ण दवाई है और उसका नाम है एमॉक्सिलिन। एमॉक्सिलिन जो बच्चे के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो निमोनिया से संबंधित इन्फेक्शन होता है, सभी तरह के जो इन्फेक्शन बच्चे के अंदर होते हैं उसको ठीक करने के लिए एमॉक्सिलिन है। अब आप ये सोचेंगे कि जब बच्चे में कि चिकित्सकीय जटिलता नहीं है, इसको तो हम परिवार में प्रबंधन कर रहे हैं, तो इस सेम बच्चे को हमें इसको कहाँ से इन्फेक्शन है, इसको कहाँ से निमोनिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे NRC में गए हैं उसके अतिरिक्त जो हमारे पास बिना चिकित्सकीय जटिलता वाले बच्चे हैं, पर वो सेम बच्चे हैं, उनको ये इन्फेक्शन होते हैं, किंतु सेम होने के कारण, उनकी कमजोर होने के कारण उनके ऊपर चिन्ह नहीं दिखते हैं उनके, तो हमें समझ में नहीं आता कि इन बच्चों में ये इन्फेक्शन है। पर इन सभी बच्चों में ये इन्फेक्शन होते हैं, इसलिए इनका जब तक इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होगा तब तक ये बच्चे आगे अच्छी से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो 5 दिन का जो ये डोज होता है एमॉक्सिलिन का, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये बच्चे को अवश्य ही देना होगा, तभी हम रिजल्ट पा सकेंगे। तो अब ये एमॉक्सिलिन का जो हमको डोज देना है, ये डोज आप जानते हैं कि अपने आंगनबाड़ी पर भी लिख के लगा लीजिए। 3 से 5 किलो के बच्चे को हमें सुबह शाम 2.5 ml देना है। ये एमॉक्सिलिन हमें 5 दिन तक 2 बार देना है। तो 3 से 5 किलो के बच्चे को 2.5 ml 2 बार देना है, यानी इसका हो गया आपका दिन भर का 5 ml, और 5 दिन के लिए इसका हो जाएगा अपने पास 25 ml। तो 3 से 5 किलो के बच्चे को सुबह शाम 2.5 ml, 5 से 7 किलो के बच्चे को आपको देना है 5-5 ml सुबह शाम, और 7 से 9 किलो के बच्चे को 7.5 ml सुबह शाम देना है, और 9 से 11 किलो के बच्चे को 10 ml सुबह और 10 ml शाम को देना है। यानी जो सबसे कम वाला बच्चा है उसका 5 दिन का हमको 25 ml लगेगा, और जो सबसे ज्यादा वाला बच्चा है 10 ml वाला, उसके लिए हमें 5 दिन के लिए 100 ml लगेगा।
तो ये आपको एक तरीके से याद होना चाहिए कि हमें क्या डोज देनी है, और देखकर हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को, यदि आपका कोई बच्चा 7.5 किलो का है सपोज, तो अब आप देख लीजिए 7.5 किलो के बच्चे को कितना देना है सुबह। ये 7 किलो से 9 किलो की कैटेगरी में आ रहा है 7.5 किलो का बच्चा, तो ये 7 किलो से 9 किलो की कैटेगरी में आ रहा है, तो इसको सुबह शाम 7.5 ml देना है, यानी दिन भर में हमें इसे 15 ml देना है, और 5 दिन में 15.75 ml इसको हमें खर्च होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, मैम प्रोग्राम के तहत जो बच्चों को हमें दवाइयाँ देनी है, सेम बच्चों को, मैम बच्चों को कोई दवाइयाँ नहीं देनी है। अब जो हमारा आयरन फॉलिक एसिड चलता है वही मैं सेम के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। अभी सेम बच्चों को जो दवाइयाँ देनी है उसके बारे में हमने देखा कि केवल एक बार जो दवाई देनी है वो बताई, 5 दिन तक जो दवाई देनी है एमॉक्सिलिन उसके बारे में बताया। अब हमें जो अन्य दवाई देनी है वो है मल्टीविटामिन। ये बहुत जरूरी है, कुपोषित बच्चों में इसकी कमी होती है, तो मल्टीविटामिन हमें 90 दिन तक देनी है, और रोज हमें उन बच्चों को 2.5 ml देना है, हमें 6 महीने से 1 साल के बच्चे को मल्टीविटामिन हमें रोज 2.5 ml देना है 6 महीने से 1 साल के बच्चे को, और 1 साल से 5 साल के बच्चे को रोज हमें 5 ml मल्टीविटामिन देना है। और ये मल्टीविटामिन हमें जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता है उसके पहले दिन से 90 दिन तक लगातार देना है। ठीक है, मल्टीविटामिन पहले दिन से 90 दिन तक। जो 6 महीने से 12 महीने के बच्चे हैं उनको हमें 2.5 ml, और जो 12 महीने से 5 साल तक के बच्चे हैं उनको हमें 5 ml रोज देना है। इसके अलावा आयरन फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड हमें हमारा प्रोग्राम होने के 7 दिन बाद शुरू करना है। अगर जिस बच्चे को एमॉक्सिलिन और सारी दवाइयां देना शुरू करी है हमने पहले दिन, उसके बाद 7 दिन बाद से जो हमारा आयरन फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड तो हमें 1 टाइम देना है, लेकिन ये आयरन फॉलिक एसिड जो हम देते हैं ड्रॉप, वो तो ये हमें 7 दिन बाद शुरू करना है। और 7 दिन बाद जैसे हम देते हैं हफ्ते में 2 बार, जो हम बच्चे को 1-1 ml आयरन फॉलिक एसिड देते हैं, ये तो बच्चे को हमें 5 साल की उम्र तक लगातार देते ही रहना है, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं रिवाइज करा देती हूँ। एक बार देने वाली दवाई आपकी होती है एल्बेंडाजोल, विटामिन ए, फॉलिक एसिड। 5 दिन तक देने वाली दवाई एमॉक्सिलिन। 3 महीने तक देने वाली दवाई मल्टीविटामिन, और उसके बाद लगातार 7 दिन के बाद से लगातार देने वाली दवाई आयरन फॉलिक एसिड। ये दवाइयाँ हमें सेम बच्चे को देनी है।